नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज की एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जानने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए एक नुकसान है कि हमारे बीच में स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर जी नहीं रही। साथियों, जो लोग हमारे बीच नहीं रहते, निश्चित ही उनकी यादें हमारे बीच रहती हैं और जीवन में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की होती हैं वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का एक सबब बनती हैं। आज सुबह लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, तो आज हमारे सेशन में और विशेष रूप से वाईफाई स्टडी 2.0 अनअकैडमी परिवार की तरफ से, अंकित परिवार की तरफ से, हम अपनी तरफ से लता मंगेशकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसके बारे में जो बातें पीछे रह जाती हैं, अक्सर उन्हीं की चर्चा की जाती है। और इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के साथ में लता मंगेशकर जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलू, कुछ ऐसी उपलब्धियां जो निरंतर उनके चले जाने के बाद भी आपको मोटिवेट करती रहेंगी, उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए सेशन की शुरुआत में हम बताते हैं कि किस किस तरह से, कहां कहां से लता मंगेशकर जी के बारे में दुनिया भर से शुभकामनाओं के रूप में कि भाई भविष्य में उनकी जो आत्मा है वो ईश्वर के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करे। दुनिया ने जिन्हें मिस किया, मैं आपके साथ में उन ट्वीट्स को शेयर कर रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत आसपास के जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान में अपोजिशन हो, उन सब की तरफ से मैसेजेस आए जिसमें कि ये था कि उन्होंने सबने लता मंगेशकर जी के काम को भविष्य में मिस करना है और उनकी नज़र में उनका जो महत्व है वो आपके सामने ट्वीट्स के माध्यम से पता चल जाएगा। आज पूरे समय पर तमाम सुर्खियां जो हैं वो इनसे भरी हुई हैं, तो आप सभी इस न्यूज़ से अवगत होंगे कि ये हमारे बीच में अब नहीं रही हैं। तो चलिए एक एक करके आपके सामने उनकी कुछ उपलब्धियां मैं आपके साथ साझा करता हूं, जिससे कि आपके बीच में भी प्रेरणा का संचार हो, आपके बीच में भी एक पॉजिटिविटी इस बात को लेकर के आए कि जीवन में उपलब्धियां इस बारे में इतनी हों कि आपके जाने के बाद भी आपकी चर्चाएं हों। तो देखिए साथियों, आपके सामने कुछ उपलब्धियां हैं लता मंगेशकर जी से जुड़ी हुई, उनके बारे में कुछ चर्चाएं आपसे हों। साथियों, सबसे पहले कहते हैं कि नागरिक सम्मान की जब बात हो तो सबसे पहला नागरिक सम्मान 1969 में उन्होंने पद्म भूषण के रूप में प्राप्त किया। 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि हिंदी फिल्म के अंदर काफी बड़ा पुरस्कार कंसीडर किया जाता है, उनसे उन्हें सम्मानित किया गया। 1999 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। और जब बात हो साथियों भारत रत्न की, तो वर्ष 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथियों, अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी वर्ष 2008 के अंदर दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर अपनी उपलब्धियां, या फिर यह समझिए कि अपने जो कार्य हैं उन कार्यों की पहचान इस प्रकार से स्थापित की, वो आपके सामने एक सीरीज में है। आज के सेशन में हम आपके सामने इनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम उन बातों को, उन पहलुओं को रखेंगे जो आप सबके बीच में प्रेरणा का संचार करेंगी, आपके मन में इन्हें हमेशा के लिए अमर रखेंगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें नेशनल अवार्ड्स की, तो इन्हें 3 फिल्मों के अंदर बेस्ट नेशनल अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर के रूप में इन्हें अवार्ड मिला। 1972 में पहला जो इन्हें नेशनल अवार्ड मिला वो फिल्म परिचय के लिए था। 1974 में कोरा कागज के लिए इन्हें अवार्ड मिला। लेकिन फिल्म है 1990 के अंदर लेकिन नाम से फिल्म, जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला। इसको कहते हैं कि 61 वर्ष की उम्र में सबसे पुराना विनर होने का रिकॉर्ड इनके पास है, इन्हें जिस कैटेगरी के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें फिल्म फेयर अवार्ड की, तो 7 बार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1959 में आजारे परदेशी मधुमती के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कहीं दीप जले कहीं दिल 1963 में इस बात के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। खानदान फिल्म में तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा के लिए इन्हें फिल्म पुरस्कार मिला। जीने की राह, इसी प्रकार से 1993 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीदी तेरा देवर दीवाना के लिए, जो कि हम आपके हैं कौन फिल्म से था, 1994 में इसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। और फिल्म फेयर अवार्ड स्पेशल जो है वो वर्ष 2004 में इन्हें मिला। अगर हम बात करें ऑल बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर के रूप में, तो साथियों कुछ फिल्में थी जैसे कि वो कौन थी, मिलन, राजा और रंग, सरस्वती चंद्र, कुछ ये फिल्में थी जिनके लिए इन्हें इस प्रकार के अवार्ड दिए गए। महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड और सम्मान की अगर हम बात करें तो इन्हें सबसे पहले 1966 में साथी मनसा के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
और 2001 में इन्हें महाराष्ट्र रन्स ने सम्मानित किया गया। साथियों, इनके साथ में जो अन्य रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं, उन रिकॉर्ड्स के अंदर मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल कुछ विद्यार्थी इस पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं। मैंने तमाम पहलू, तमाम फैक्ट्स जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, आपके जीवन में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो मैंने यहां पर संकलित कर लिए हैं। क्लास पूरी होने के बाद हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर आपको ये सारे फैक्ट्स उपलब्ध भी हो जाएंगे, आप सुनते रहिए। अगर हम बात करें तो 1974 में इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया में सबसे ज्यादा गाना गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। यह तथ्यात्मक जानकारी है, आपको याद रहनी चाहिए। 1990 में राजा लक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई द्वारा राजा लक्ष्मी पुरस्कार दिया गया। 1996 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल स्टार स्क्रीन अवार्ड दिया गया। राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड 1996, स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1996, राजीव गांधी अवार्ड 1997, साउथ इंडियन एजुकेशनल सोसाइटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1998, एनटीआर नेशनल अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जी सिने अवार्ड, दिल तो पागल है के लिए बेस्ट सिने अवार्ड, आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हीरो होंडा और फाइल पत्रिका की तरफ से स्टारडस्ट मिलेनियम ऑफ द बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। ये तमाम इनके अवार्ड्स की सीक्वेंस है जो आपके सामने उपलब्ध है, आप इन्हें देख सकते हैं। साथियों, अगर बात करें तो डॉक्टर ऑफ लेटर्स, जिसे डी लिट कहा जाता है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज ने इन्हें डी लिट की उपाधि दी थी, डॉक्टर ऑफ लेटर्स कहा। यानी कि साथियों, महाराजा सयाजीराव वडोदरा यूनिवर्सिटी के द्वारा, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, पुणे यूनिवर्सिटी, इंदिरा कला विश्वविद्यालय, संगीत नाटक अकादमी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, वडोदरा यूनिवर्सिटी आदि तमाम यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको डॉक्टर ऑफ लेटर्स पुरस्कार दिया गया था। कहते हैं कि 92 साल की लता दीदी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसके लिए इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार मिल चुका है। करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अपनी आवाज दी। आज लता जी हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। साथियों, अब बात करते हैं आपके जन्म से लेकर के और स्वर्ग लोक में गमन तक की। मेरे प्यारे साथियों, आपका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दीनानाथ और माताजी का नाम शेवंती मंगेशकर था। उनके घर में ये पहली बेटी के रूप में पैदा हुई और बचपन में इनका नाम हेमा रखा गया। मेरे प्यारे साथियों, दीनानाथ जो इनके पिताजी हैं, ये गायक थे और मराठी ड्रामा कंपनी चलाते थे। अपने एक नाटक भावबंधन में लतिका नाम के किरदार से दीनानाथ इतने प्रभावित हुए कि अपनी बेटी का नाम बदल करके लता रख दिया। यानी कि पैदाइशी नाम लता मंगेशकर जी का हेमा हुआ करता था। 2 ही दिन केवल स्कूल जा पाई थी लता दीदी। मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि इन्होंने केवल 2 ही दिन स्कूल गई, लेकिन इसके बाद में इनकी तमाम जो शिक्षा है, संगीत की शिक्षा, वो इनके पिताजी के द्वारा घर पर ही दी गई। लेकिन बहुत ही कम उम्र में, जब मात्र ये 13 साल की थी, तब इनके पिताजी नहीं रहे और इस स्थिति में इनकी पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। साथियों, इनके 4 भाई बहन थे। ऐसी स्थिति में परिवार के सभी भाई बहनों का ख्याल रखना और उनकी सारी जिम्मेदारियों का भरण पोषण करना, ये इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक हो गया। कहते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते उठाते लता मंगेशकर जी ने शादी तक नहीं की। कहते हैं कि इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इन्होंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारियां इनके सिर पर थी। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने शादी भी नहीं की। कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में इनका आना कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी था, क्योंकि पिता इन्हें बहुत जल्दी उम्र में छोड़कर चले गए थे। इनके बारे में और अगर बातें और इनकी उपलब्धियां आपसे साझा की जाएं तो कहते हैं कि लता जी पहली बार जब स्टेज पर गाने के लिए चढ़ी थी तो उन्हें केवल 25 रुपए मिले थे। यही उनके गाने की सबसे पहली कमाई थी। कहते हैं 25 रुपए की फीस पाकर जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, वो 370 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन रही, जिनका घर मुंबई के पेडर रोड पर प्रभा कुंज के नाम से स्थित है। आज जब हमारे बीच में लता दीदी नहीं है, उस बीच में उनकी यादें जो आपके साथ में हैं, उनसे हम कुछ प्रेरणा अवश्य लें और जानें कि लता दीदी अपने गानों से रॉयल्टी के रूप में हर साल, हर महीने 40 लाख रुपए और सालाना 6 करोड़ रुपए कमाया करती थी। लता दीदी ने वादर, झांझन और कंचनजंगा जैसी कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की थी, लेकिन प्रोड्यूसर के रूप में उनका काम ज्यादा अच्छा नहीं चला। केवल उन्होंने अपने जीवन काल में एक ही बार एडवर्टाइज किया था और वो एडवर्टाइज था एक कफ सिरप का 1991 के अंदर। साथियों, इन्होंने जो सबसे पहला गाना गाया था, उस पहले गाने को इनकी फिल्म में से हटा दिया गया था। 1942 के अंदर पहली बार जो गाना इन्होंने गाया
वो फिल्म में से हटा दिया गया। 13 साल की छोटी सी लड़की ने, जो कि लता दीदी थी, साल 1942 में मराठी फिल्म पहली मंगला गौर के लिए गाना गाया था। यह तथ्य आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। 18 साल की उम्र में लता दीदी को संगीतकार गुलाम हैदर ने जब सुना तो उन्हें एक सफल फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी हुआ करते थे, उनसे मिलवाया और शशधर जी ने कहा कि इनकी आवाज बहुत पतली है, ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चलेगी। लेकिन उसके बाद गुलाम हैदर जी ने उन्हें पहला ब्रेक दिया। देखिए साथियों, बहुत बार ऐसा होगा कि आपके जीवन काल में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपकी जो गुण है, आपकी जो गुणवत्ता है, वो सामने वाला व्यक्ति ना पहचान पाए, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपके काम के प्रति जो निष्ठा है, वो आपको निश्चित ही पहचान दिलाएगी, जिसका ये अपने आप में एक सबूत रही है। कहते हैं कि दीदी के गॉडफादर के रूप में मास्टर गुलाम हैदर ही थे, जिन्होंने उन्हें ब्रेक दिया। देश की आजादी के बाद वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उसके बाद भी वो लता दीदी को समय समय पर गाइड करते रहे। साथियों, कहते हैं कि इन्होंने अपने संगीत पर पकड़ बनाने के लिए उर्दू की क्लासेस भी ली थी। फिल्म 1957 के अंदर एक फिल्म आई जिसका नाम मिस इंडिया था, जिसमें इन्होंने एस डी बर्मन साहब जी के साथ भी काम किया था। कहते हैं कि फिल्मी दुनिया में इनकी कुछ तकरारें रही, लेकिन बाद में उनके बीच में सुलहनामा भी सुनाई देता रहा। बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिनको आप संगीत की दुनिया में काफी अच्छे नाम से जानते हैं, जैसे मोहम्मद रफी साहब आदि के साथ में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राज कपूर जी के साथ भी आपने काम किया और कई ऐसे इन्होंने अवसर जीवन में जिए जो कि दुनिया को बहुत सारे रोल मॉडल प्रस्तुत करते हैं। जैसे कहते हैं कि लता दीदी को एक बार किसी ने धीमा जहर दे दिया था, जिसके चलते हुए लगभग 3 महीने तक लता दीदी बेड पर रही और ऐसी स्थिति में 33 साल की उम्र में जब ये स्वर कोकिला बन चुकी थी, लोग इनकी आवाज के दीवाने हो चुके थे, तब तक यह बेड पर ही थी। और मतलब 3 महीने का जब इनको कोई जहर दिया गया, कहते हैं कि लता दीदी को यह भी पता चल गया था कि उन्हें जहर किसने दिया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं लिया। बीमारी से खड़े होने के बाद फिर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और फिर से अपने कैरियर को शुरुआत दी। गाड़ियों के बारे में कहते हैं इन्हें काफी बड़ा शौक हुआ करता था और मर्सिडीज गाड़ी से आप चला करती थी। कुछ फिल्में हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर की गई हैं, जिनमें इन्होंने काफी सारे काम किए, नाम कमाए। ये आपके सामने है, हमारे द्वारा आपकी टेलीग्राम चैनल पर इन सब चीजों को शेयर कर दिया जाएगा। कहते हैं साथियों, जब 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध हुआ तो 1963 में देशवासियों के बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में एक प्रकार से राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने के लिए इनके द्वारा एक गीत गाया गया जिसका नाम है ए मेरे वतन के लोगों। यह संगीत इतना प्रिय, इतना मधुर और इतना ओजस्वी था कि इसकी वजह से कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ऐसा लोगों के द्वारा किंवदंतियों में कहा जाता है। साथियों, ये गीत आज भी हमारे और आपके बीच में उत्साह का संचार करने में और राष्ट्र प्रेम का भाव भरने में काम आता है। मेरे प्यारे साथियों, लता मंगेशकर जी के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं। जैसा कहा जाता है कि इन्हें भारत के बाहर भी पहचाना जाता था, जिसके चलते फ्रांस के द्वारा इन्हें लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार 2007 दिया गया था। इसी प्रकार से लता मंगेशकर जी के बारे में कहते हैं कि ये कभी अपने संगीत को नहीं सुना करती थी, अपने गाने को ये सुनाना पसंद नहीं करती थी, खुद का गाया गाना खुद नहीं सुनती थी। अगर हम बात करें इनके संसदीय जीवन की, तो इन्होंने संसद में 1999 से लेकर 2005 के बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी राज्यसभा के रूप में अपना कार्य किया था। साथियों, इसी प्रकार से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 में ही अपना नाम दर्ज करा लिया। अगर आपसे जानकारी के रूप में पूछा जाए कि लता मंगेशकर जी ने अपना आखिरी गीत कब गाया, तो वर्ष 2019 में सौगंध मुझे इस मिट्टी की नाम से इन्होंने अपना आखिरी गीत गाया था, जो कि एज ए ट्रिब्यूट टू इंडियन आर्मी और नेशन था, जो कि 30 मार्च 2019 को रिलीज हुआ था। कहते हैं कि जब भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जा रही थी 1983 में, तो स्टेडियम में प्रोग्राम करके इन्होंने 20 लाख रुपए जीत के, मतलब 20 लाख रुपए उगाए थे, जिससे भारतीय क्रिकेट टीम की मदद की जा सके। आज बीसीसीआई इन्हें मिस करते हुए अपने द्वारा काफी सारी स्थानों पर आप देख सकते हैं 6 फरवरी के दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने इनके लिए पूरी तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। आप कुछ वीडियोस के माध्यम से इस चीज को भी देख पा रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर राष्ट्रीय शोक रखा गया है, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक है और हम सब जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस बात से गमगीन हैं और आने वाले समय में ये दुआ करते हैं कि भारत को ऐसे रत्न बनते रहें, मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप सभी को यह सेशन पसंद आया हो तो अपने साथियों से जरूर शेयर करें। यदि आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करें। धन्यवाद।